इंडिया में ब्रिटिश क्राउन के औपनिवेशिक शासन के पहले से ही ईस्ट इंडिया कंपनी के कॉरपोरेट साम्राज्यवाद की यादें बहुत से लोगों के जहन में आज भी ताजा होंगी। लेकिन क्या आप जानते भी हैं कि इंडिया सहित करीब करीब पूरा विश्व ही तेजी से एक ऐसे कॉरपोरेट साम्राज्यवाद की दहलीज पर दोबारा से खड़ा है, जहां जनता के पास ऑप्शन इलेक्ट करने का नहीं, बस एक्सेप्ट करने का है। हम एक ऐसी दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं जहां सरकार तो आप चुनेंगे, लेकिन उस सरकार की नीतियों पर कंट्रोल रहेगा उन ताकतों का जिनके पास आपके चॉइसेज को इन्फ्लुएंस करने का पावर होगा। यूएस टेक कंपनी प्लांटेड ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक ऐसा 22 पॉइंट का मैनिफेस्टो डाला है, जो दरअसल मैनिफेस्टो से कहीं ज्यादा एक कॉरपोरेट का जियोपॉलिटिकल एजेंडा है कि आगे दुनिया कैसे चलाई जाएगी। प्लांटेड का यह दावा है कि अगली जियोपॉलिटिकल सुप्रीमेसी केवल मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स या न्यूक्लियर वेपन्स से तय नहीं होगी। वो इस बात से तय होगी कि कौन सा देश सैटेलाइट, ड्रोन और इंटेलिजेंस डेटा तेजी से जोड़ सकता है, एआई से थ्रेट आइडेंटिफाई कर सकता है, बैटलफील्ड डिसीजन जल्दी ले सकता है, मिलिट्री और इंडस्ट्रियल सप्लाई चेन्स को एक प्लेटफॉर्म पर चला सकता है और एआई जनरेटेड इनसाइट को रियल एक्शन में बदल सकता है। लेकिन बात यहां सिर्फ ये नहीं है कि एक अमेरिकन कॉर्पोरेट कैसे पब्लिक डोमेन में एआई के वेपनाइजेशन, सिलिकॉन वैली की ड्यूटी और स्टेट पावर पर अपना मैनिफेस्टो रिलीज कर रहा है। कहीं महत्वपूर्ण बात यह है कि कैसे उसी कॉर्पोरेट ग्रुप का अमेरिकन सरकार के साथ एक गहरा इंटेलिजेंस और डिफेंस के लेवल पर ऑपरेशनल अलाइनमेंट है। और यह एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब कुछ कॉर्पोरेट का बढ़ता वैल्यूएशन बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों के जीडीपी से भी ज्यादा है। इससे एक असहज सवाल खड़ा होता है, क्या फ्यूचर में कॉर्पोरेट ही दुनिया चलाएंगे? आज डर इस बात का नहीं है कि भविष्य में सरकारें खत्म हो जाएंगी। रियल चैलेंज यह है कि स्टेट, कॉर्पोरेट कैपिटल और एल्गोरिथम का गठजोड़ दुनिया की नई पावर स्ट्रक्चर बन सकता है। और सिटीजन्स, शायद उनकी चिंता आज ना तो सरकारों को है और ना ही पावर, पैसे और एल्गोरिथम के नशे में मगरूर कॉर्पोरेट को। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी विद रवि सिन्हा। सुबह आपकी आंख खुलती है, आप जिस फोन का अलार्म बंद करते हैं उसका ऑपरेटिंग सिस्टम किसी प्राइवेट कंपनी का है। आप न्यूज देखते हैं, लेकिन कौन सी खबर आपके सामने आएगी यह किसी एडिटर से पहले एक एल्गोरिथम तय करता है। आप कैब बुक करते हैं तो किराया, डिमांड और सप्लाई नहीं, एक सॉफ्टवेयर तय करता है। आप ऑफिस लॉगिन करते हैं तो आपका पूरा काम किसी क्लाउड सर्वर पर चल रहा है। आप शॉपिंग करते हैं तो कौन सा प्रोडक्ट ऊपर दिखाई देगा, किस सेलर की विजिबिलिटी बढ़ेगी और किसका बिजनेस लगभग खत्म हो जाएगा, यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तय करता है। आप सोशल मीडिया पर कोई पॉलिटिकल ओपिनियन लिखते हैं तो उसकी रीच किसी संविधान के आधार पर नहीं, बल्कि प्राइवेट रिटन कम्युनिटी गाइडलाइंस और एल्गोरिथमिक रैंकिंग के आधार पर तय होती है। रात होते होते तक आपको शायद अपनी सरकार के किसी अधिकारी से बात न करनी पड़े, लेकिन एप्पल, गूगल, मेटा, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, पेमेंट नेटवर्क्स और टेलीकॉम कंपनीज आपके जीवन के लगभग हर हिस्से को टच कर चुकी होती हैं। अब सवाल यह है, क्या हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां देशों के झंडे तो बने रहेंगे, चुनाव भी होंगे, संसद भी चलेगी, लेकिन वास्तविक दुनिया कॉर्पोरेट चलाएंगे? और यह सवाल इसलिए पैदा हो रहा है कि आज कुछ कंपनियों का वैल्यूएशन कई बड़े देशों की पूरी एनुअल जीडीपी से ज्यादा हो चुका है। जब एक कंपनी का वैल्यूएशन इंडिया और जापान की जीडीपी से बड़ा दिखने लगे तो ऐसे सवाल तो उठने लाजमी हैं। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आप लोग कृपया इस वीडियो को लाइक, हाइप और शेयर कर लें। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जुलाई 2026 के आसपास एनवीडिया का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 4.7 से 4.8 ट्रिलियन डॉलर के बीच था। एप्पल का वैल्यूएशन लगभग 4.3 से 4.6 ट्रिलियन डॉलर, अल्फाबेट यानी गूगल की पेरेंट कंपनी का लगभग 4.3 ट्रिलियन डॉलर, माइक्रोसॉफ्ट का करीब 2.8 ट्रिलियन डॉलर और अमेजॉन का लगभग 2.6 ट्रिलियन डॉलर था। ये नंबर रोज स्टॉक प्राइस के साथ बदलते हैं।
लेकिन स्केल समझने के लिए एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। अब दूसरी तरफ देशों को देखिए। आईएमएफ के अप्रैल 2026 एस्टिमेट्स के अनुसार जर्मनी की नॉमिनल जीडीपी लगभग $5.45 ट्रिलियन, जापान की लगभग $4.38 ट्रिलियन, इंडिया की लगभग $4.15 ट्रिलियन, फ्रांस की लगभग $3.6 ट्रिलियन, इटली की लगभग $2.74 ट्रिलियन, ब्राजील की लगभग $2.64 ट्रिलियन, कनाडा की लगभग $2.51 ट्रिलियन थी। अब इससे एक हेडलाइन बनाई जा सकती है, एनवीडिया का वैल्यूएशन इंडिया की जीडीपी से बढ़ा, या फिर अमेजोन की कीमत कनाडा की इकोनॉमी से ज्यादा। लेकिन यही एक महत्वपूर्ण इकोनॉमिक डिस्टिंक्शन समझना जरूरी है। मार्केट कैप और जीडीपी की तुलना पूरी तरह से सही क्यों नहीं है? मार्केट कैपिटलाइजेशन और जीडीपी दो बिल्कुल अलग इकोनॉमिक मेजरमेंट्स हैं। मार्केट कैप क्या है? किसी लिस्टेड कंपनी के टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स को उसके करेंट शेयर प्राइस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। यह इस बात का अनुमान है कि स्टॉक मार्केट उस कंपनी के फ्यूचर प्रॉफिट, फ्यूचर ग्रोथ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, टेक्नोलॉजी, मार्केट डोमिनेंस, कैश फ्लो और आने वाले कई वर्षों की अर्निंग पोटेंशियल को आज कितनी कीमत दे रहा है। अब जीडीपी क्या है? जीडीपी किसी देश की सीमा के अंदर एक साल में पैदा हुई फाइनल गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू एडेड को मेजर करती है। सरल भाषा में कहें तो मार्केट कैप एक असेट की आज की वैल्यूएशन है, जीडीपी एक इकोनॉमी का एनुअल प्रोडक्शन फ्लो है। दोनों की तुलना कुछ ऐसी है जैसे किसी व्यक्ति के घर की मार्केट वैल्यू की तुलना उसकी एक साल की सैलरी से कर दी जाए। मान लीजिए किसी परिवार की एनुअल इनकम है 20 लाख रुपए और उसके घर की मार्केट वैल्यू 2 करोड़ रुपए है। क्या इसका अर्थ यह हुआ कि घर उसकी परिवार से 10 गुना बड़ा है? नहीं, दोनों अलग कैटेगरीज हैं। इसी तरह एनवीडिया की मार्केट कैप इंडिया की एनुअल जीडीपी से बड़ी हो सकती है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि एनवीडिया की इकोनॉमी भारत से बड़ी है। इंडिया की जीडीपी हर साल जनरेट होती है, एनवीडिया की मार्केट कैप उसके दशकों तक होने वाले संभावित फ्यूचर प्रॉफिट्स की प्रेजेंट वैल्यूएशन है। रेवेन्यू की तुलना भी पूरी तरह सही नहीं होती। कई बार लोग कंपनी रेवेन्यू की तुलना जीडीपी से कर देते हैं, लेकिन रेवेन्यू और जीडीपी भी एक जैसे ही हैं। रेवेन्यू में कंपनी की टोटल सेल्स आती है, जबकि जीडीपी केवल वैल्यू एडिशन को काउंट करती है। अगर कोई रिटेलर 100 रुपए का प्रोडक्ट खरीदकर 110 रुपए में बेचता है तो उसकी रेवेन्यू 110 की है, लेकिन उसकी वैल्यू एडिशन 10 के आसपास होगी, पूरे 110 की नहीं। इसीलिए कॉर्पोरेट रेवेन्यू, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन और कंट्री जीडीपी के कंपैरिजंस को लिटरल इकोनॉमिक इक्विवेलेंस नहीं, बल्कि स्केल और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर के इंडिकेटर के तौर पर देखा जाना चाहिए। और मेरी आज की असली कहानी वैल्यूएशन की नहीं है। असली कहानी है यह वैल्यूएशन कंपनीज को कितनी वास्तविक पावर में बदलने की क्षमता देती है। कॉर्पोरेट के पास अब केवल पैसा नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर है। 20वीं सदी की बड़ी कंपनीज मेनली प्रोडक्ट बनाती थी। कोई कार बनाता था, कोई स्टील बनाता था, कोई ऑयल निकालता था, कोई साबुन या टूथपेस्ट बेचता था। लेकिन 21वीं सदी की सबसे पावरफुल कंपनीज केवल प्रोडक्ट नहीं बेचती, वे उन इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल करती हैं जिन पर बाकी इकोनॉमी चलती है। अमेजॉन केवल ऑनलाइन रिटेलर नहीं है, उसका AWS दुनिया की गवर्नमेंट्स, स्टार्टअप्स, बैंक्स, मीडिया कंपनीज और डिजिटल बिजनेसेस को कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर देता है। माइक्रोसॉफ्ट केवल विंडोज और ऑफिस नहीं बेचता, उसके क्लाउड, एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर, आइडेंटिटी सिस्टम्स और AI टूल्स हजारों इंस्टीट्यूशंस की ऑपरेशनल बैकबोन है। गूगल केवल सर्च इंजन नहीं है, वो इंफॉर्मेशन डिस्कवरी, एडवर्टाइजिंग, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स, मैप्स, वीडियो डिस्ट्रीब्यूशन, ईमेल और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का गेटकीपर है। एप्पल केवल फोन नहीं बेचता, वो तय करता है कि उसके इकोसिस्टम में कौन सा ऐप प्रवेश करेगा और कौन सा नहीं, डेवलपर कितना कमीशन देगा, कौन सी पेमेंट मेथड अलाउड होगी,
हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आपस में कैसे इंटरैक्ट करेंगे। मेटा केवल सोशल मीडिया कंपनी नहीं है। मार्च 2026 में मेटा के फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और मैसेंजर इकोसिस्टम में औसतन लगभग 3.56 बिलियन डेली एक्टिव लोग थे। यह किसी भी देश की पॉपुलेशन से कई गुना बड़ा डिजिटल पॉपुलेशन बेस है। दुनिया की 40% से ज्यादा आबादी है यह। गूगल के अनुसार 2 अरब से ज्यादा लोग प्रतिदिन गूगल सर्च का इस्तेमाल करते हैं और सालाना 5 ट्रिलियन से ज्यादा सर्चेज होती है। अब जरा सोचिए, किसी लोकतांत्रिक सरकार को अपने नागरिकों पर कोई पॉलिसी लागू करनी हो तो उसे कानून बनाना पड़ता है, संसद से पास कराना पड़ता है, अदालत में डिफेंड करना पड़ता है, ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से इंप्लीमेंट करना पड़ता है। लेकिन कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस बदलकर रातों रात अरबों लोगों के बिहेवियर को बदल सकता है। वो तय कर सकता है कौन सा कंटेंट मोनेटाइज होगा, कौन सा अकाउंट सस्पेंड होगा, कौन सा ऐप दिखाई देगा, कौन सा बिजनेस सर्च रिजल्ट में ऊपर आएगा, कौन सा सेलर कस्टमर तक पहुंचेगा। यानी कॉर्पोरेट के पास कॉन्स्टिट्यूशनल सोवरेनिटी नहीं है, लेकिन उसके पास बढ़ती हुई फंक्शनल सोवरेनिटी है। दुनिया में नई जमीन है डेटा, क्लाउड और कंप्यूट। पुराने समय में पावर उस व्यक्ति के पास होती थी जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन होती थी। इंडस्ट्रियल एज में पावर शिफ्ट हो गई फैक्ट्री, ऑयल फील्ड, रेलवे और बैंकिंग कैपिटल के पास। आज की नई जमीन है डेटा, क्लाउड, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनर्जी, डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन। आप अकेले क्लाउड मार्केट को ही देखिए। 2025 की तीसरी तिमाही में अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल ने मिलकर ग्लोबल एंटरप्राइज क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग का लगभग 63% कंट्रोल किया। यानी दुनिया की डिजिटल इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा 3 प्राइवेट कॉरपोरेशंस के सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंडेंट है। यह केवल मार्केट शेयर नहीं है, यह स्ट्रैटेजिक डिपेंडेंसी है। कल किसी स्टार्टअप को एआई प्रोडक्ट बनाना है तो उसे क्लाउड चाहिए। किसी बैंक को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो उसे भी क्लाउड चाहिए। किसी गवर्नमेंट को सिटीजन डेटाबेस, साइबर सिक्योरिटी या एआई सिस्टम बनाना है तो उसे प्राइवेट टेक्नोलॉजी वेंडर्स चाहिए। किसी यूनिवर्सिटी को एडवांस्ड रिसर्च करनी है तो उसे कंप्यूट चाहिए। आज का बड़ा सवाल यह नहीं है कि किसके पास सबसे ज्यादा ऑयल है। अब सवाल यह है किसके पास सबसे ज्यादा कंप्यूट है, किसके पास सबसे एडवांस्ड चिप्स हैं, किसके पास डेटा सेंटर्स के लिए इलेक्ट्रिसिटी है, किसके पास मॉडल्स ट्रेन करने के लिए कैपिटल है, किसके पास यूजर्स हैं जिनसे मॉडल्स इंप्रूव किए जा सकते हैं। यही वजह है कि एनवीडिया जैसी कंपनी का वैल्यूएशन इतनी तेजी से बढ़ा। फिस्कल ईयर 2026 में एनवीडिया ने लगभग $215.9 बिलियन रिवेन्यू रिपोर्ट किया, जो पिछले वर्ष से 65% अधिक था। अप्रैल 2026 में समाप्त क्वार्टर में उसके रिवेन्यू $81.6 बिलियन तक पहुंच गई थी। एनवीडिया केवल सेमीकंडक्टर कंपनी नहीं रह गई, वो एआई इकोनॉमी के लिए एक प्रकार की प्राइवेट टोल रोड ऑपरेटर बन गई है। आप एआई की हाईवे पर चलना चाहते हैं तो बहुत संभव है कि आपको एनवीडिया के हार्डवेयर इकोसिस्टम से होकर गुजरना पड़े। एआई कंपनीज अब खुद पावर प्लांट्स और एनर्जी पॉलिसी की दिशा तय कर रही हैं। एआई केवल सॉफ्टवेयर नहीं है, एआई को डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर, कूलिंग वाटर, ट्रांसमिशन लाइंस, लैंड और मैसिव इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चाहिए। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का अपडेटेड प्रोजेक्शन है कि ग्लोबल डेटा सेंटर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 2025 के लगभग 485 टेरावाट आवर्स से बढ़कर 2030 तक करीब 950 टेरावाट आवर्स हो सकता है, यानी 2 गुना। एआई फोकस्ड डेटा सेंटर्स की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड इसी अवधि में लगभग 3 गुना हो सकती है। इसका अर्थ है कि टेक्नोलॉजी कंपनीज अब केवल इंटरनेट कंपनीज नहीं रहेंगी। वे बिजली खरीदेंगी, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स में निवेश करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स करेंगी, ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर असर डालेंगी, वाटर एलोकेशन पर असर डालेंगी, सिटीज और स्टेट्स से
टैक्स कॉन्सेशंस नेगोशिएट करेंगी। गूगल की होल्डिंग कंपनी अल्फाबेट ने 2026 के लिए लगभग 175 से 185 बिलियन डॉलर कैपिटल एक्सपेंडिचर का अनुमान दिया था। मेटा ने 2026 के लिए लगभग 125 से 145 बिलियन डॉलर कैपेक्स गाइडेंस दी। केवल ये दो कंपनीज मिलाकर एक वर्ष में 300 बिलियन डॉलर से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट करने की योजना बना रही थी। इतना कैपिटल एक्सपेंडिचर कई देशों की पूरी एनुअल इकोनॉमी से बड़ा है। और जब कोई प्राइवेट कंपनी किसी रीजन में अरबों डॉलर का डेटा सेंटर लगाती हैं, तो स्थानीय सरकार के सामने एक डायलेमा पैदा होता है। कंपनी कहती है, हमें सस्ती जमीन चाहिए, हमें एश्योर्ड इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, हमें टैक्स इंसेंटिव चाहिए, हमें फास्ट ट्रैक एनवायरमेंटल अप्रूवल चाहिए, हमें वाटर चाहिए, हमें फेवरेबल रेगुलेशन चाहिए। सरकार सोचती है, अगर हम नहीं देंगे तो कंपनी पड़ोसी राज्य या दूसरे देश में चली जाएगी। यहीं से कॉर्पोरेट बार्गेनिंग पावर शुरू होती है। सरकार लीगली सोवर्ण है, लेकिन कैपिटल ज्योग्राफिकली मोबाइल है। यानी राज्य के पास कानून है, बट कॉर्पोरेट के पास यह पावर है कि वो कह सके, हम अपना इन्वेस्टमेंट कहीं और ले जाएंगे। इंडिया में ही देखिए, जिस एक कॉर्पोरेट अडानी ग्रुप को लेकर इतना राजनीतिक भूचाल आता है, केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार से बड़े कॉन्ट्रैक्ट लेने के आरोप लगते हैं, वो गैर भाजपा शासित राज्यों में भी बड़े कॉन्ट्रैक्ट ले जाता है। कॉर्पोरेट रूल कोई नया आइडिया नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी को याद कीजिए। जब हम पूछते हैं कि क्या भविष्य में कंपनीज दुनिया चलाएंगी, तो इतिहास हमें बताता है कि कंपनी द्वारा टेरिटरी और पॉपुलेशन को गवर्न करने का प्रयोग पहले तो हो ही चुका है। ईस्ट इंडिया कंपनी एक कॉमर्शियल कॉरपोरेशन के रूप में भारत आई थी, लेकिन धीरे धीरे उसने व्यापार किया, प्राइवेट आर्मी बनाई, टेरिटरी कंट्रोल की, रेवेन्यू कलेक्ट किया, ट्रीटीज की, वॉर्स लड़े और लाखों लोगों पर शासन किया। 1858 के बाद देश का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी को अंततः 1874 में फॉर्मली डिसॉल्व कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी लेकिन हमें यह बताती है कि जब कॉमर्शियल पावर, मिलिट्री पावर और पॉलिटिकल अथॉरिटी एक जगह कॉन्सेंट्रेट हो जाएं, तो कंपनी एक प्रकार का स्टेट बन जाती है। लेकिन आधुनिक बड़ी कंपनीज कोई टेक ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है। आज गूगल, एप्पल या अमेजॉन के पास फॉर्मली कोई आर्मी नहीं, टैक्सेशन राइट्स नहीं, क्रिमिनल कोर्ट्स नहीं, सिटीजनशिप देने का अधिकार नहीं, सोवरेन टेरिटरी नहीं। फिर भी इनके पास कुछ नई प्रकार की पावर्स हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जमीन थी, आज की कंपनी के पास अटेंशन है। ईस्ट इंडिया कंपनी रेवेन्यू कलेक्ट करती थी, आज की कंपनी ट्रांजैक्शन फी, सब्सक्रिप्शन और एडवर्टाइजिंग रेंट कलेक्ट करती है। ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड रूट्स कंट्रोल करती थी, आज की कंपनी डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन रूट्स कंट्रोल करती है। ईस्ट इंडिया कंपनी परमिट देती थी, आज ऐप स्टोर्स डिजिटल परमिट देते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी लॉ बनाती थी, आज प्लेटफॉर्म्स टर्म्स ऑफ सर्विस बनाते हैं। अंतर केवल यह है कि पुराने कॉर्पोरेट शासन में तलवार दिखाई देती थी, आज का कॉर्पोरेट कंट्रोल कन्वीनियंस, एल्गोरिथम और यूजर एग्रीमेंट के रूप में आता है। कॉर्पोरेट की सबसे बड़ी ताकत यह है कि हम उन्हें वॉलंटरी अपना जीवन और लाइफ के बड़े बड़े डिसीजन देते हैं। सरकार टैक्स लेती है तो नागरिक सवाल पूछता है, लेकिन प्लेटफॉर्म सब्सक्रिप्शन फी लेता है तो कंज्यूमर कहता है सर्विस अच्छी है। सरकार सर्विलेंस करे तो सिविल लिबर्टी डिबेट शुरू हो जाती है, लेकिन किसी ऐप को लोकेशन, कॉन्टैक्ट, फोटो, माइक्रोफोन, ब्राउजिंग हिस्ट्री, शॉपिंग बिहेवियर, फाइनेंशियल पैटर्न देते समय लोग अक्सर एक्सेप्ट ऑल दबा देते हैं। क्यों? क्योंकि कॉर्पोरेट कोएर्जन किसी कन्वीनियंस में छुप कर आता है। आपको मजबूर नहीं किया जाता कि आप व्हाट्सएप इस्तेमाल कीजिए, लेकिन अगर आपकी पूरी फैमिली, ऑफिस, स्कूल ग्रुप और बिजनेस वहीं है, तो टेक्निकली
वॉलंटरी चॉइस प्रैक्टिकली कंपलसरी बन जाती है। इसे नेटवर्क इफेक्ट कहते हैं। जितने ज्यादा लोग किसी प्लेटफॉर्म पर होते हैं, प्लेटफॉर्म उतना यूजफुल और पावरफुल हो जाता है, और प्लेटफॉर्म जितना यूजफुल होता है, उसे छोड़ना उतना मुश्किल होता है। यही मार्केट पावर पहले सोशल पावर में बदलती है, और फिर सोशल पावर अंततः पॉलिटिकल पावर में तब्दील हो जाती है। एल्गोरिथम किसी देश की संसद या पॉलिटिशियन से ज्यादा तेजी से बिहेवियर बदल सकता है। एक देश की पार्लियामेंट अगर कोई कंट्रोवर्शियल लॉ बनाती है तो डिबेट होगी, अपोजिशन विरोध करेगी, मीडिया कवरेज होगी, कोर्ट रिव्यू कर सकता है, पब्लिक प्रोटेस्ट कर सकती है। लेकिन एल्गोरिथम चेंज बहुत क्वाइटली होता है। प्लेटफॉर्म अपने रिकमेंडेशन सिस्टम में एक छोटा चेंज करता है, अचानक कुछ क्रिएटर्स की रीच गिर जाती है, कुछ पॉलिटिकल नैरेटिव्स ज्यादा दिखाई देने लगते हैं, न्यूज पब्लिशर्स का ट्रैफिक कम हो जाता है, स्मॉल बिजनेसेस की कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बढ़ जाती है, टीनेजर्स का स्क्रीन टाइम बदल जाता है। लेकिन किसने फैसला किया? किस क्राइटेरिया पर किया? किसके प्रति जवाबदेही है? क्या यूजर अपील कर सकता है? क्या पार्लियामेंट उस कोड को इंस्पेक्ट कर सकती है? ज्यादातर मामलों में नहीं। यही फ्यूचर कॉर्पोरेट पावर का सबसे डेंजरस एलिमेंट है, पावर विदाउट विजिबल एक्सरसाइज ऑफ पावर। पुराने रूलर का आदेश दिखाई देता था, नया रूलर इंटरफेस डिजाइन बदलता है। पुराना रूलर सेंसरशिप नोटिस जारी करता था, नया रूलर रिच रिड्यूस कर देता है। पुराना रूलर मार्केट बंद करता था, नया रूलर सेलर अकाउंट सस्पेंड कर देता है। और क्योंकि डिसीजन मशीन जनरेटेड दिखाई देता है, अकाउंटेबिलिटी भी मशीन के पीछे छिप जाती है। क्या कॉर्पोरेट सचमुच स्टेट को रिप्लेस कर पाएंगे? यहां हमें एक दूसरे एक्सट्रीम थिंकिंग से भी बचना चाहिए। कुछ लोग एक्सट्रीम लेवल पर यह मानते हैं कि सरकारें समाप्त हो जाएंगी और सीईओज दुनिया चलाएंगे, लेकिन यह पूरी तरह संभव या वायबल मॉडल नहीं दिखता, क्योंकि कॉर्पोरेट चाहे जितने भी बड़े हों, वो आज भी स्टेट के बनाए हुए इकोसिस्टम पर निर्भर हैं। कुछ फैक्टर्स देखने जरूरी हैं। पहला, प्रॉपर्टी राइट कौन देता है? कंपनी के शेयर्स, पैटेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स और असेट्स, ये सब तभी मीनिंगफुल हैं जब कोई कोर्ट इन्हें इन्फोर्स करे। कोर्ट स्टेट चलाता है। दूसरा, करेंसी कौन बनाता है? कंपनी पॉइंट्स, वॉलेट्स, टोकन्स या स्टेबल कॉइन्स बना सकती हैं, लेकिन सोवरेन करेंसी, मॉनेटरी पॉलिसी और लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट की भूमिका देश की सेंट्रल बैंक के पास रहती है। तीसरा, सिक्योरिटी कौन देता है? कॉर्पोरेट प्राइवेट सिक्योरिटी रख सकता है, लेकिन बॉर्डर, मिलिट्री, पुलिसिंग और क्रिमिनल जस्टिस स्टेट के अधिकार हैं। चौथा, क्राइसिस में कौन बचाता है? फाइनेंशियल क्राइसिस हो, पैंडेमिक हो, वॉर हो या बैंकिंग कोलैप्स, अंततः कंपनीज गवर्नमेंट्स और सेंट्रल बैंक्स की ओर देखती हैं। पांचवा, कंपनी को अस्तित्व ही किसने दिया? कॉर्पोरेशन स्वयं प्रकृति में मौजूद कोई एंटिटी नहीं है, वो लॉ द्वारा बनाई गई लीगल पर्सन है। जिस स्टेट ने उसे इनकॉर्पोरेट किया वही टैक्स लगा सकता है, फाइन कर सकता है, लाइसेंस कैंसिल कर सकता है, उसे तोड़ सकता है, उसकी असेट्स को फ्रीज कर सकता है, एक्सट्रीम सिनेरियो में उसे नेशनलाइज भी कर सकता है। यानी कॉर्पोरेशंस स्टेट से पावरफुल दिखाई दे सकती हैं, लेकिन उनका लीगल एग्जिस्टेंस स्टेट की रिकॉग्निशन पर निर्भर है। यहां आपके मन में एक सवाल उठना स्वाभाविक है, फिर अक्सर ही सरकारें कॉर्पोरेट पर कंट्रोल क्यों नहीं कर पाती? थ्योरी में स्टेट पावरफुल है, लेकिन प्रैक्टिस में कई कारणों से रेगुलेशन कमजोर पड़ जाता है। पहला कारण, रेगुलेटरी कैप्चर। जब रेगुलेटर जिन कंपनीज को रेगुलेट कर रहा है, उन्हीं कंपनीज से टेक्निकल नॉलेज लेता है, कंसल्टेंट्स लेता है, उनके फॉर्मर एग्जीक्यूटिव्स नियुक्त करता है, फ्यूचर जॉब्स की उम्मीद करता है, तो रेगुलेटर पब्लिक इंटरेस्ट से ज्यादा इंडस्ट्री की लैंग्वेज में सोचने लगता है। दूसरा कारण,
रिवॉल्विंग डोर। आज कोई व्यक्ति गवर्नमेंट रेगुलेटर है, कल उसी इंडस्ट्री की कंपनी में सीनियर पोजीशन ले सकता है, या कोई कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट पॉलिसी रोल में आ सकता है। इससे पब्लिक और प्राइवेट इंटरेस्ट की बाउंड्री बहुत कमजोर हो जाती है। तीसरा कारण, इंफॉर्मेशन एसिमेट्री। सरकार के पास अक्सर उतने इंजीनियर्स, डेटा साइंटिस्ट और एआई एक्सपर्ट्स नहीं होते जितने कंपनी के पास होते हैं। रेगुलेटर जिस एल्गोरिथम को समझने की कोशिश कर रहा होता है, कंपनी उसके कई नए वर्जन्स लॉन्च कर चुकी होती है। चौथा कारण, ज्यूरिसडिक्शन शॉपिंग। डिजिटल कंपनी एक देश में इनकॉर्पोरेटेड हो सकती है, दूसरे देश में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रख सकती है, तीसरे देश में रेवेन्यू बुक कर सकती है, चौथे देश में डेटा सेंटर चला सकती है और दुनिया भर से यूजर ले सकती है। लेकिन रेगुलेटर की बाउंड्री और अथॉरिटी उसके नेशनल बॉर्डर तक ही सीमित रहती है। कॉर्पोरेट ग्लोबल है, रेगुलेशन लोकल है। पांचवां कारण, टू बिग टू कनेक्टेड टू एसेंशियल। अगर किसी छोटी कंपनी पर एक्शन हो तो मार्केट संभाल सकता है, लेकिन अगर गवर्नमेंट उस क्लाउड प्रोवाइडर, पेमेंट नेटवर्क या टेलीकॉम कंपनी पर स्ट्रिक्ट एक्शन ले जिस पर पूरी इकोनॉमी डिपेंड करती है, तो पब्लिक डिसरप्शन हो सकता है। इसलिए कंपनी केवल टू बिग टू फेल नहीं रहती, वो टू कनेक्टेड टू रेगुलेट एग्रेसिवली बन जाती है। तो क्या गवर्नमेंट्स बिल्कुल बेबस हैं कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंस के आगे? नहीं। हाल के वर्षों में कई गवर्नमेंट्स ने यह दिखाया है कि स्टेट की रेगुलेटरी पावर अभी खत्म नहीं हुई। यूरोपियन यूनियन ने डिजिटल मार्केट एक्ट के तहत अल्फाबेट, अमेजॉन, एप्पल, बाइटडांस, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स को गेटकीपर्स के रूप में डेजिग्नेट किया। इस कानून का उद्देश्य डिजिटल मार्केट्स को ज्यादा फेयर और कॉन्टेस्टेबल बनाना है। अप्रैल 2025 में यूरोपियन कमीशन ने डिजिटल मार्केट्स एक्ट के उल्लंघन पर एप्पल को 500 मिलियन यूरो और मेटा को 200 मिलियन यूरो फाइन किया। अमेरिका में कोर्ट्स ने गूगल को सर्च मोनोपोली मेंटेन करने के मामले में कानून का उल्लंघन करने वाला मोनोपोलिस्टिक माना। एक अलग केस में गूगल को ओपन वेब डिजिटल एडवर्टाइजिंग मार्केट्स मोनोपोली करने का दोषी पाया गया। इन सब का अर्थ यह है कि सरकारें एक्शन ले सकती हैं, लेकिन समस्या टाइमिंग की है। असल एक्शन तब आता है जब नेटवर्क इफेक्ट स्थापित हो चुका होता है, कंपटीशन खत्म हो चुका होता है, यूजर्स लॉक्ड इन हो चुके होते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर बदल चुका होता है। यानी रेगुलेशन एम्बुलेंस की तरह बाद में आता है, जबकि जरूरत ट्रैफिक रूल्स की पहले होती है। भविष्य में कॉर्पोरेट रूल किस रूप में दिखाई देगा? मुझे नहीं लगता कि आने वाले सालों में गूगल अपना देश घोषित कर देगा या अमेजॉन यूनाइटेड नेशंस की सीट मांगने लगेगा। कॉर्पोरेट रूल बहुत स्टेबल होगा। सिनेरियो 1, सब्सक्रिप्शन सिटीजनशिप। आपका फिजिकल सिटीजनशिप किसी देश का होगा, लेकिन आपकी प्रैक्टिकल लाइफ कई सब्सक्रिप्शन पर निर्भर होगी। कम्युनिकेशन सब्सक्रिप्शन, क्लाउड स्टोरेज, एआई असिस्टेंट, हेल्थ प्लेटफॉर्म, एजुकेशन प्लेटफॉर्म, एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म, मोबिलिटी प्लेटफॉर्म, फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म। जिस व्यक्ति के पास सब्सक्रिप्शन है उसे बेहतर सर्विसेज मिलेगी, जिसके पास नहीं है वो टेक्निकली सिटीजन होते हुए भी डिजिटली सेकंड क्लास यूजर बन सकता है। सिनेरियो 2, प्राइवेट डिजिटल लॉ। कानून कहेगा कि आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन प्लेटफॉर्म तय करेगा कि आपकी रीच कितनी होगी। कानून कहेगा कि आप बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन मार्केट प्लेस एल्गोरिथम तय करेगा कि आपको कस्टमर मिलेगा या नहीं। कानून कहेगा कि आप ऐप बना सकते हैं, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम ओनर तय करेगा कि उसे डिस्ट्रीब्यूट करने की शर्तें क्या होंगी। यानी पब्लिक लॉ के ऊपर प्राइवेट रूल्स की एक नई लेयर बन जाएगी। सिनेरियो 3, कॉर्पोरेट सिटीज।
कंपनीज ऐसे कैंपसेज और इकोनॉमिक जोन्स विकसित कर सकती हैं जहां हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, सिक्योरिटी, हेल्थ, एजुकेशन, शॉपिंग, एम्प्लॉयमेंट सब कॉर्पोरेट इकोसिस्टम के भीतर हों। व्यक्ति टेक्निकली किसी देश में किसी म्यूनिसिपैलिटी में रहेगा, लेकिन उसका डेली गवर्नेंस कोई एम्प्लॉयर या प्लेटफॉर्म तय करेगा। सिनेरियो 4, कॉर्पोरेट वेलफेयर। स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी देने में कमजोर हो रही हैं, लेकिन बड़ी कंपनी अपने हाई वैल्यू एम्प्लॉयज को हेल्थ केयर, हाउसिंग, इंश्योरेंस, एजुकेशन, पेंशन, ट्रांसपोर्ट दे सकती है। इससे सिटीजनशिप राइट की जगह एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स लेने लगेंगे। अच्छी कंपनी में काम करने वाला व्यक्ति फर्स्ट क्लास सोशल प्रोटेक्शन पाएगा। इनफॉर्मल वर्कर या गिग वर्कर बेसिक प्रोटेक्शन से वंचित रहेगा। सिनेरियो 5, एल्गोरिथमिक गवर्नमेंट्स खुद प्राइवेट एआई कंपनीज से पुलिसिंग सॉफ्टवेयर, वेलफेयर टारगेटिंग, टैक्स एनालिटिक्स, फेशियल रिकॉग्निशन, प्रेडिक्टिव सिस्टम्स, मिलिट्री टेक्नोलॉजी खरीदेगी। डिसीजन गवर्नमेंट के नाम पर होगा, लेकिन अंडरलाइंग मॉडल प्राइवेट कंपनी का होगा। अगर एल्गोरिथम गलत निकला तो अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी? मिनिस्टर की, ब्यूरोक्रेट की, वेंडर की, या उस मॉडल की जिसे कोई पूरी तरह एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता? सबसे ज्यादा पॉसिबल फ्यूचर कॉर्पोरेट बनाम स्टेट नहीं है, कॉर्पोरेट स्टेट का गठजोड़ है। भविष्य को गवर्नमेंट वर्सेस कॉर्पोरेट रूप के रूप में देखना शायद गलत है। सबसे ज्यादा संभावना यह है कि दोनों एक दूसरे में इंटीग्रेट होंगे। गवर्नमेंट को कंपनी चाहिए क्योंकि कंपनीज के पास टेक्नोलॉजी, डेटा, इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन है। कंपनीज को गवर्नमेंट चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट के पास लॉ, लाइसेंसेज, पब्लिक लैंड, सब्सिडीज, कॉन्ट्रैक्ट्स, डिफेंस प्रोटेक्शन, कोर्ट्स, करेंसी हैं। दोनों एक दूसरे के विरोधी कम और पार्टनर ज्यादा बन सकते हैं, लेकिन एक खतरा तब पैदा होता है जब पार्टनरशिप में ट्रांसपेरेंसी ही ना हो, जब पॉलिसी पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं बल्कि कुछ प्राइवेट प्लेयर्स की सुविधा के आधार पर बने, जब नुकसान किसी कॉर्पोरेट के प्राइवेट डिसीजन से हो लेकिन बेल आउट पब्लिक मनी से हो, जब प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को मिले लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट टैक्स पेयर उठाएं, जब कंपनी डेटा कलेक्ट करे लेकिन गवर्नमेंट उसे सिटीजन सर्विलेंस में इस्तेमाल करे, जब गवर्नमेंट सेंसरशिप करना चाहे और प्लेटफॉर्म क्वाइटली एक्सिक्यूट कर दें, तब कोई साफ साफ नहीं बता पाएगा कि असली रूलर कौन है, पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट या कॉर्पोरेट सीईओ, इन्वेस्टर, एल्गोरिथम। यही भविष्य की सबसे रियलिस्टिक पावर स्ट्रक्चर है, स्टेट प्लस कॉर्पोरेट प्लस कैपिटल प्लस एल्गोरिथम। इंडिया के लिए यह सवाल ज्यादा गंभीर क्यों है? भारत जैसे देश में कॉर्पोरेट कॉन्सेंट्रेशन का सवाल और ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां एक तरफ विशाल कंज्यूमर मार्केट है, दूसरी तरफ है वीक लोकल गवर्नमेंट कैपेसिटी, स्लो जुडिशियल प्रोसेस, लिमिटेड रेगुलेटरी रिसोर्सेज, अनएम्प्लॉयमेंट प्रेशर, इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी जरूरत, पॉलिटिकल फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी की कमी, ये सारी चुनौतियां। जब कोई बड़ा कॉर्पोरेट ग्रुप कहता है कि वो एयरपोर्ट बनाएगा, पावर प्लांट लगाएगा, टेलीकॉम नेटवर्क बनाएगा, डेटा सेंटर बनाएगा, हाउसिंग बनाएगा, लॉजिस्टिक नेटवर्क बनाएगा, तो सरकार नेचुरली उसे डेवलपमेंट पार्टनर के रूप में देखती है। लेकिन अगर वही ग्रुप इंफ्रास्ट्रक्चर, मीडिया, फाइनेंस, डेटा, रिटेल, एनर्जी सभी सेक्टर में एक साथ आ जाए तो वो केवल बिजनेस हाउस नहीं रहता, वो इकोनॉमी के भीतर एक पैरेलल पावर सेंटर बन जाता है। फिर रेगुलेटर को हर डिसीजन में यह भी सोचना पड़ता है कि अगर इस ग्रुप पर एक्शन हुआ तो स्टॉक मार्केट पर क्या असर होगा, बैंक्स पर क्या असर होगा, जॉब्स पर क्या असर होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर क्या असर होगा, पॉलिटिकल नैरेटिव पर क्या असर होगा। यही कॉर्पोरेट साइज सिस्टमैटिक इन्फ्लुएंस में बदलता है। इंडिया के लिए चैलेंज यह नहीं है कि कंपनीज बड़ी क्यों हो रही हैं, बड़ी कंपनीज जरूरी भी हैं। बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर, एआई और मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट बिना स्केल के संभव नहीं है। लेकिन चैलेंज यह है कि क्या कॉर्पोरेट स्केल के साथ
पब्लिक अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ रही है, या प्रॉफिट प्राइवेट हो रहा है और रिस्क पब्लिक का? एक बड़ी कंपनी अपने आप में समस्या नहीं है, स्केल अपने आप में कोई अपराध नहीं है। किसी कंपनी का बड़ा होना कई बार उसकी इनोवेशन, एफिशिएंसी, क्वालिटी, कस्टमर ट्रस्ट, एक्सिक्यूशन कैपेबिलिटी, इन सब का परिणाम हो सकता है। समस्या तब शुरू होती है जब साइज का इस्तेमाल कंपटीशन को रोकने में हो, जब कंपनी कॉम्पिटिटर को बाई कर ले, सप्लायर को दबाए, प्लेटफॉर्म पर अपने प्रोडक्ट को प्रेफरेंस दे, लॉसेस सहकर छोटे कंपटीशन को खत्म करे, डेटा एडवांटेज से नए मार्केट कैप्चर करे, रेगुलेटर को इन्फ्लुएंस करे, पॉलिटिकल सिस्टम को फंड करे। कंपटीशन में बड़ी कंपनी कस्टमर को बेनिफिट दे सकती है, लेकिन बाद में मोनोपोली में वही कंपनी कस्टमर, सेलर और वर्कर से रेंट एक्सट्रैक्ट कर सकती है। इसलिए सवाल यह नहीं होना चाहिए कि कंपनी कितनी बड़ी है, सवाल होना चाहिए कि उसकी पावर के ऊपर कितने इफेक्टिव चेक्स लगाए गए हैं। कॉर्पोरेट पावर के स्टेट कैप्चर को मेजर कैसे करना चाहिए, यह एक अहम सवाल अक्सर उठाया जाता है। केवल मार्केट कैप से नहीं, किसी कॉर्पोरेट की वास्तविक पावर समझने के लिए कम से कम 7 चीजें देखनी होंगी। पहली, मार्केट पावर, क्या कंज्यूमर के पास वास्तविक ऑल्टरनेटिव है? दूसरी, इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोल, क्या दूसरी कंपनीज उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना ऑपरेट कर सकती हैं? तीसरी, डेटा कंट्रोल, कंपनी नागरिकों, कंज्यूमर्स और बिजनेसेस के बारे में कितना डेटा रखती हैं? चौथी, स्टैंडर्ड सेटिंग पावर, क्या वो तय करती हैं कि इंडस्ट्री में कौन सा फॉर्मेट, प्रोटोकॉल या ऑपरेटिंग सिस्टम चलेगा? पांचवी, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, क्या वो पॉलिसी, लॉबिंग, पॉलिटिकल फंडिंग या पब्लिक नैरेटिव पर असर डाल सकती हैं? छठी, लेबर पावर, क्या वो लाखों वर्कर्स की वेजेज और वर्किंग कंडीशंस तय करती हैं? सातवीं, एग्जिट कॉस्ट, अगर कंज्यूमर, सेलर, एम्प्लॉय या गवर्नमेंट कंपनी छोड़ना चाहे तो उसकी कॉस्ट क्या है? जिस कंपनी में ये सातों पावर्स एक साथ कंबाइन हो जाएं, उसका इन्फ्लुएंस वैल्यूएशन से कहीं बड़ा होता है। सॉल्यूशन क्या है? क्या किसी कॉर्पोरेट को इतना बड़ा बनने ही नहीं देना चाहिए कि वो रेगुलेटरी कैप्चर की कोशिश भी करे? हर बड़ी कंपनी को पेनलाइज करना सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, लेकिन अनचेक्ड कॉर्पोरेट सोवरेनिटी भी स्वीकार नहीं की जा सकती है। हमें ऐसी व्यवस्था चाहिए जिसमें इनोवेशन भी हो और अकाउंटेबिलिटी भी। पहला, प्लेटफॉर्म और पार्टिसिपेंट में सेपरेशन। अगर कोई कंपनी मार्केट प्लेस चलाती है तो उसी मार्केट प्लेस में अपने प्रोडक्ट्स को अनफेयर एडवांटेज नहीं मिलना चाहिए। जो रेफरी है वो उसी मैच में प्लेयर नहीं होना चाहिए। दूसरा, डेटा पोर्टेबिलिटी, यूजर अपने कॉन्टैक्ट्स, कंटेंट, बिजनेस रिव्यूज, कस्टमर हिस्ट्री, डिजिटल आइडेंटिटी को एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर आसानी से ले जा सके। प्लेटफॉर्म बदलने की कॉस्ट जितनी कम होगी, मोनोपोली पावर उतनी ही कम होगी। तीसरा, एल्गोरिथमिक अकाउंटेबिलिटी, हाई इंपैक्ट एल्गोरिथम्स का इंडिपेंडेंट ऑडिट होना चाहिए, खासकर जहां डिसीजंस आपके लोन, इंश्योरेंस, एम्प्लॉयमेंट, पुलिसिंग, वेलफेयर, एजुकेशन, पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। चौथा, क्रिटिकल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का पब्लिक ऑप्शन। हर डिजिटल सर्विस गवर्नमेंट को स्वयं चलानी जरूरी नहीं है, लेकिन क्रिटिकल एरियाज जैसे कि रेल्स, आइडेंटिटी, पेमेंट्स, पब्लिक रिकॉर्ड्स और एसेंशियल कम्युनिकेशन को पूरी तरह किसी एक प्राइवेट मोनोपोली पर निर्भर नहीं होने देना चाहिए। पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर मल्टीपल प्राइवेट प्लेयर्स कॉम्पीट कर सकते हैं। पांचवा, पॉलिटिकल फंडिंग और लॉबिंग ट्रांसपेरेंसी। कॉर्पोरेट को पॉलिसी इन्फ्लुएंस करने का अधिकार हो सकता है, लेकिन जनता को भी अधिकार है कि उसे पता होना चाहिए कि किस कंपनी ने किस पॉलिटिकल एंटिटी को पैसा दिया, किस पॉलिसी के लिए लॉबिंग की, कौन से कंसल्टेंट और थिंक टैंक फंड किए। छठा, कंपटीशन रेगुलेटर को टेक्निकल कैपेसिटी। एआई कंपनी को रेगुलेट करने वाला रेगुलेटर केवल लॉयर होने से नहीं चल सकता,
उसे इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स चाहिए, वरना रेगुलेशन हमेशा टेक्नोलॉजी से 5 साल पीछे रहेगा। 7वां, टू बिग टू फेल को टू बिग टू एग्जिस्ट बनने से रोकना। अगर किसी कंपनी का कोलैप्स पूरी इकोनॉमी को थ्रेटन करता है तो केवल बेल आउट नहीं होना चाहिए, उसके साथ स्ट्रक्चरल सेपरेशन, हायर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, रिस्क लिमिट्स, अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। 8वां, लेबर को स्टेक होल्डर बनाना। कॉर्पोरेट गवर्नेंस केवल शेयर होल्डर और सीईओ के बीच नहीं हो सकती। एम्प्लॉइज, गिग वर्कर्स, सप्लायर्स, कंज्यूमर्स और लोकल कम्युनिटीज को भी डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क में रिप्रेजेंटेशन मिलना ही चाहिए। यह तो बात हुई कि क्या होना चाहिए, लेकिन आज का सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या कॉर्पोरेट दुनिया चलाएंगे? इस सवाल का सीधा जवाब है, कॉर्पोरेट अकेले दुनिया नहीं चलाएंगे, लेकिन ऑलरेडी एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट कर दिया गया है कि दुनिया का बड़ा हिस्सा कॉर्पोरेट के बिना चल भी ना पाए। गवर्नमेंट के पास कानून, सेना, करेंसी, टैक्सेशन, सिटीजनशिप है। कॉर्पोरेट के पास कैपिटल, डेटा, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, अटेंशन है। और आने वाला कॉन्फ्लिक्ट इसी बात पर होगा कि इन दोनों पावर्स के बीच बैलेंस कौन तय करेगा। अगर डेमोक्रेसी मजबूत रही, इंस्टीट्यूशन इंडिपेंडेंट रहे और रेगुलेशन समय पर रहा, तो कॉर्पोरेट इनोवेशन और प्रॉस्पेरिटी के इंजीनियर्स बन सकते हैं। लेकिन अगर पॉलिटिकल सिस्टम प्राइवेट कैपिटल पर डिपेंडेंट हो गया, रेगुलेटर्स कैप्चर्ड हो गए और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट मोनोपोलीज को सौंप दिया गया, तो डेमोक्रेसी केवल इलेक्शंस तक सीमित रह जाएगी। आप वोट सरकार को देंगे, लेकिन आपके चॉइसेस एल्गोरिथम तय करेगा, आपकी विजिबिलिटी प्लेटफॉर्म तय करेगा, आपकी एम्प्लॉयमेंट रेटिंग सॉफ्टवेयर तय करेगा, आपकी परचेज मार्केट प्लेस तय करेगा, आपकी कम्युनिकेशन ऐप तय करेगा, आपकी फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी डेटा मॉडल तय करेगा। तब टेक्निकली देश तो सरकार चलाएगी, लेकिन प्रैक्टिकली आपका जीवन कॉर्पोरेशंस चलाएंगे। सबसे बड़ा खतरा यह नहीं है कि कोई बड़ा कॉर्पोरेट सीईओ खुद को राजा घोषित कर देगा। सबसे बड़ा खतरा यह है कि कॉर्पोरेट रूल इतना कन्वीनियंट और इनविजिबल होगा कि हमें पता ही नहीं चलेगा कि सोवरेनिटी कब सिटीजन से कंज्यूमर की ओर चली गई। इसलिए भविष्य का मूल सवाल यह नहीं है कि कंपनी बड़ी क्यों है, असल सवाल है कि इतनी बड़ी प्राइवेट पावर को अकाउंटेबल कौन बनाएगा। क्योंकि कॉर्पोरेट जितना बड़ा होगा, उससे केवल ज्यादा प्रॉफिट नहीं निकलेगा, उससे ज्यादा गवर्नेंस निकलेगी, ज्यादा इन्फ्लुएंस निकलेगा, ज्यादा डिपेंडेंसी निकलेगी। और अगर उस पावर के ऊपर डेमोक्रेटिक कंट्रोल नहीं हुआ, तो 2050 के बाद का रियल रूलर कोई एक प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या सीईओ नहीं होगा। वो होगा स्टेट, कॉर्पोरेट, कैपिटल और एल्गोरिथम का ऐसा गठजोड़ जिसे जनता चुनती कम और स्वीकार ज्यादा करती है। कम से कम ऐसी कॉर्पोरेट कंट्रोल की व्यवस्था मुझे तो स्वीकार नहीं है, और मैं अपनी आवाज उठाता ही रहूंगा। शुक्रिया।